चलो अच्छा देखो, देखो हम लोग पॉलिटी में आज पढ़ेंगे भाग 10, भाग 9 तक हम पढ़ चुके हैं, अनुच्छेद 243 तक है। उसके बाद भाग 10, भाग 11 के कुछ जो है अनुच्छेद हम पढ़ेंगे, वो समझेंगे इसमें क्या क्या है। तो सब भाग 10, इससे पहले भाग 9 हम पढ़ चुके हैं, है ना। भाग 9 पढ़ चुके हैं। भाग 9 में पंचायत वगैरह था, है ना। 243 तक अनुच्छेद तक वो समाप्त हो गया था। इसके बाद भाग 10 जो है ये अनुच्छेद 244 में, एक ही अनुच्छेद है इसमें शायद, है ना, 244। भाग 10 में एक ही अनुच्छेद है, वो छोटा सा है ये, बिल्कुल इसमें ज़्यादा कुछ खास नहीं है। तो भाग 10 में किसका वर्णन किया गया है? अनुसूचित क्षेत्र एवं जनजातियों का वर्णन किया गया है। इसका मतलब क्या है पहले समझ लेते हैं। देखो पूरे भारतवर्ष में, हमारा भारत इतना बड़ा है, इतने सारे राज्य हैं, तो अभी भी कहा है ऐसी कुछ जातियां हैं, ऐसे लोग कुछ हैं अभी भी जो कि पूरी तरीके से वर्तमान मॉडर्न जो लोग हैं उनसे बिल्कुल पिछड़े हुए हैं। मतलब उनका जो जीवन और रहन सहन है बिल्कुल ऐसा है जैसे पुराने समय में नहीं, इतिहास में आदिमानव लोग रहते थे, बिल्कुल उसी तरीके से वो लोग रहते हैं। जंगलों में वो लोग रहते हैं, उनका रहन सहन बिल्कुल अलग है। मतलब जो हमारी विकास की धारा है, यानी मॉडर्न आदमी है, उस आदमियों से बिल्कुल कट करके वो लोग रहते हैं। जैसे अगर हम बात करें भारत में, तो बहुत सारे लोग हैं, उनकी भाषाएं अलग अलग हैं। हमारे देश में अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं, उनके रीति रिवाज भी अलग अलग हैं, लेकिन वो कुछ ना कुछ आधुनिक रूप से जुड़े हुए हैं, वैज्ञानिक रूप से जुड़े हुए हैं। लेकिन कुछ जातियां, जनजातियां ऐसी भी हैं, ऐसे भी लोग हैं जो कि बिल्कुल ही पिछड़े हुए हैं। यानी आप समझ सकते हो उनकी तुलना, हम जब शुरुआत में मानव का विकास हो रहा था तो उस समय जैसा मानव था वैसे हैं। मतलब अगर उनको पहनने के लिए कपड़े वपड़े नहीं पहनते, एकदम उघार उघार रहते हैं, हैं मान लो छाल वाल लगा लिए नहीं, जैसे आपको इतिहास में पढ़ाया जाता है, आदि मानव का पहनता था तो पेड़ों की छाल पहनता था, जानवरों की खाल पहनता था, है ऐसे घूमता था, आग जलाते हुए घूमता था। तो ऐसे भी अभी लोग हैं। और मारने के लिए क्या करते हैं, वो धनुष कमान लिए घूम रहे हो, तो अगर तुम वहाँ उनके पास पहुँच गए तो तुम्हारे ऊपर तीर कमान चालू कर देंगे वो। तो इस तरीके की जनजातियाँ अभी भी हैं भारत में, और भारत के कुछ विशेष राज्य हैं, उन राज्यों में वो जनजातियाँ जो है रहती हैं। तो जिन राज्यों में कुछ विशेष क्षेत्र हैं, उन विशेष क्षेत्रों को क्या किया गया हमारे भाग 10 में, संविधान निर्माताओं ने क्या किया कि ऐसे लोग जो कि समाज धारा से अभी बिल्कुल कटे हुए हैं, तो उनके लिए क्या किया गया कि उनके उनके पास जा करके हम उनको मुख्य धारा में नहीं जोड़ सकते, क्योंकि अगर जाएंगे तो वो अपना रीत रिवाज और रहन सहन को नहीं छोड़ सकते, ना उनकी बोलचाल भाषा को हम समझ सकते हैं। तो उनके लिए क्या किया गया है कि उनके लिए जो उनका क्षेत्र है, उस क्षेत्र को एकदम अनुसूचित कर दिया गया है। अनुसूचित का मतलब रिजर्व कर दिया गया है। उस क्षेत्र में आप जा करके वहाँ पर, ठीक है, उनकी जगह पर ना ये जहाँ पे वो अनुसूचित क्षेत्र होगा, जहाँ पे वो लोग रह रहे हैं, वहाँ पर जा करके ना आप ज़्यादा घूम सकते हो, ना वहाँ पर जा करके आप कुछ घर बना सकते हो, ना कुछ भी। मतलब वर्तमान आदमी वहाँ पे ज़्यादा जा करके अपना कोई क्रियाकलाप नहीं कर सकता है। उनके लिए वो क्षेत्र रिजर्व कर दिया गया है। मेरी बात समझ पा रहे कि नहीं? अब मान लो अगर वो क्षेत्र है जो रिजर्व कर दिया गया, वो क्षेत्र में तुम चले गए, अब वो तुम्हारे ऊपर मार देखिए, तुम्हें आधुनिक मॉडर्न आदमी का युग होना, और तुरंत तुम्हारे ऊपर तीर चलावन लगे, तीर चलान लगे, तुम क्या कही, ये तुम्हारे ऊपर तीर मार रहे हो, जाकर के केस कर देवे के खिलाफ। तो तुम चाहे केस करो, कुछ भी करो, सरकार जो है तुम्हें विरोधी करेगी कि तुम वहाँ पे जो है क्यों गए। बात समझ पा रहे कि नहीं? वो तुम्हारे खिलाफ ही करेगी कि वहाँ पे तुम क्यों चले गए, वो क्षेत्र रिजर्व है, वहाँ पे कोई भी नियम कायदा कानून जो है नहीं लगेगा। बात समझ पा रहे कि नहीं? क्लियर? क्योंकि वो मुख्य धारा से कटे हुए हैं। तो बस अनुच्छेद कितने में किया गया? 244 में। इसके पहले जब हम अनुसूची आपको पढ़ा रहे थे तो वहाँ पे हमने बताया था कि अनुसूची 6 में कुछ जो जनजातियां हैं उनके लिए रिजर्व किया गया है, उन जनजातियों को। तो उस समय हमने आपको भारत के कौन कौन जो राज्य हैं उसमें अनुसूचित जनजातियों के बारे में और उनके क्षेत्रों के बारे में वर्णन किया गया है। वो राज्य आपको याद हो गए, तो असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, 4 राज्य, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। ठीक है, बात समझ पा रहे हो कि नहीं? अनुसूचित 6 में ये राज्य हैं। क्लियर? तो वहाँ पर इसको हमने आपको पढ़ाया था। तो ये बात है, और कुछ नहीं इसमें दिया गया है। तो ये जनजातियाँ, जैसे मान लो कि ये जनजाति है मिकिर जनजाति, तो मिकिर जनजाति के लोग जो हैं ये मानते हैं कि जैसे हम लोग जब भी मॉडर्न युग में क्या भी आता है कि मान लो कोनो फार्म भरे तो पूछेगा नीचे तुम्हारा नाम पूछेगा, फिर नाम के बाद पिता का नाम पूछेगा, है माता का नाम उतना खास नहीं दिया जाता। लेकिन ये जनजाति वाले लोग क्या है, अपना नाम जो जनवाते हैं वो माता के नाम से जनवाते हैं। यानी ये लोग ये कहते हैं कि हम जो योगदान में, हमारे जन्म के योगदान में सबसे ज़्यादा जो महत्व है वो माता का ही है ना। वो भी सही बात है। तो इस तरीके से अगर इनसे इनका नाम पूछा जाएगा तो अपने नाम के आगे पीछे अपनी माँ का नाम भी लोग लगा के रखते हैं। ठीक, समझ पा रहे कि नहीं? बाकी अन्य बहुत सारी जनजातियां जो है हमारे इन राज्यों में, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, इसमें निवास करती हैं। लेकिन एक चीज़ देखो, अब मान लो ये जो असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, तो मतलब यूँ ना समझ लो कि पूरे के पूरे असम में जितने लोग रहते हैं वे सभी यही जनजातियों के होंगे ना। इस असम में कोनो क्षेत्र, ये खास क्षेत्र, जिस क्षेत्र में ये लोग रहते हैं, तो उस क्षेत्र को रिजर्व कर दिया गया कि ये इतनी जनजातियों के लोग हैं। अब उस क्षेत्र में मान लो असम है, ये मान लो हम इसे बना देंगे, ये असम है। अब इस असम में मान लो ये क्षेत्र रिजर्व कर दिया गया जनजातियों के रहने के लिए। ठीक, ये रहने के लिए रिजर्व कर दिया गया। तो जनजाति के जितने लोग हैं ये यहाँ पे रहेंगे। क्लियर? ये रह रहा है, अपना इनका अलग से क्रियाकलाप है, अपना जो काम करते हैं वो इस तरीके से यहाँ पे करेंगे। ठीक, इनका अलग पूरा वातावरण, यानी समाज से पूरा कट करके रहते हैं ये लोग।
ठीक, अब मान लो ये मॉडर्न युग के लोग हैं, ठीक है। अब ये मॉडर्न के लोग क्या करेंगे, मान लो यहाँ पर पहुंच गए, अब यहाँ पे अगर ये पहुंच गए तो ये लोग तुरंत इस पर हमला कर दिए। अब हमला अगर कर दिए तो फिर ये इनके ऊपर कोई नियम कायदा कानून नहीं लगेगा, ये शिकायत नहीं कर सकते पुलिस में, हम उल्टा इन्हीं को दोषी माना जाएगा जो यहाँ पे जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर ऐसा मान लो कि ये जो लोग हैं, ये जो मुख्य धारा से कटे हुए हैं, जो अनुसूचित जनजाति के, ठीक, जनजाति वाले लोग, ये माँ से कोनो निकल करके है ना आगा असम में इस क्षेत्र में आ गए, अब फिर कोनो को तीर चला रहे हो, तब फिर उसके लिए कानूनी कार्रवाई की जा सकती है, क्योंकि तुम अपने क्षेत्र में अब नहीं हो, दूसरे के क्षेत्र में तुम्हें आना नहीं चाहिए, है ना। बात समझ पा रहे हो कि नहीं, क्लियर। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि इसमें अनुच्छेद 244 में क्या किया गया, अनुसूचित क्षेत्र एवं जनजातियों का वर्णन है। आपसे पूछेगा कि बताइए जो भाग तुम्हारा 10 है, क्या उसमें अनुसूचित जातियों का वर्णन है, यानी एससी का वर्णन है क्या, एससी, तो इस अनुसूचित जाति का वर्णन नहीं, एससी का वर्णन नहीं है, एसटी का वर्णन है, क्लियर। बात समझ पा रहे हो कि नहीं, इसका वर्णन नहीं, क्लियर, बात समझ पा रहे हो कि नहीं। तो ये भी बात याद रखना, इसका अनुच्छेद भी इंपॉर्टेंट है, 244 में क्या है तो आपको याद रखना। तो इसमें ज़्यादा कुछ खास नहीं है, इसकी जनजातियाँ विशेष रूप से आप देख सकते हो, उसमें कौन कौन सी जनजातियाँ रहती हैं, इसको आप सर्च करके गूगल पर देख सकते हो। उसे इतना प्रश्न पूछता नहीं कौन कौन सी जनजातियाँ रहती हैं, है ना। भूगोल में आप पढ़ाया जाएगा इसमें कि यहाँ असम की कौन जनजातियाँ, मेघालय की, त्रिपुरा की, सब भूगोल में पढ़ाया जाता है। अब चलेंगे हम लोग, तो इसमें बस इतना ही है। हम चलेंगे कहा भाग 11 के बारे में। तो भाग 10 हमें समझ में आ गया, भाग 10 अनुच्छेद 244, है ना। अब भाग 11 में आएंगे, तो भाग 11 में क्या है, केंद्र और राज्य के बीच संबंध के बारे में बताया गया। भाग 11 में क्या है, केंद्र और राज्य के बीच संबंध बताया गया। अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक, 245, यानी देखो 244 तक ही खत्म ही था, 244 में ये था, और 245 से लेकर के 263 तक है, क्लियर। 245 से लेकर कहाँ तक है, 263 तक। इसमें केंद्र और राज्य के संबंध के बारे में बताया गया, यानी केंद्र और राज्य के संबंध, कौन कौन से संबंध, जैसे वो देखो, मान लो केंद्र सरकार और राज्य सरकार दो ही हैं। हमें पता है कि राज्यों का संचालन जो मुख्य रूप से कौन करता है, अगर देखा जाए राज्यों का संचालन कौन करता है, राज्य तो करेगी, राज्य सरकार करती है मुख्य रूप से, वो बात अलग है, निगरानी ऊपर से केंद्र सरकार रखती है ना। बात समझ पा रहे हैं। अच्छा, लेकिन अगर ये देखो, मान लो जो विभिन्न प्रकार के टैक्स होते हैं, टैक्स का मतलब समझ रहे हो आप लोग, मान लो जैसे कोई भी चीज़ लेने जाओ, गाड़ी चला रहे हो तो टोल टैक्स लगेगा, सड़कों पर वाला टैक्स लगेगा, कोई भी सामान खरीदने जा रहे हो तो वाला टैक्स लगेगा। तो करों का वितरण, करों से क्या होगा, पैसा आएगा। तो कौन सी सरकार कौन सा टैक्स लगाएगी, इसके लिए यानी वित्त संबंधित जो संबंध हो गया, वित्त संबंध होगा कि नहीं, पैसा वाला जुड़ा हुआ संबंध, तो किसको कितना दिया जाए, मतलब राज्य सरकार कैसे लेगी, केंद्र सरकार कैसे लेगी, तो इसमें बंटवारे के बारे में वर्णन किया गया है। इसके अलावा विधायी का मतलब आप लोग जानते होंगे, कानूनी। विधायी का मतलब क्या होता है, कानूनी। तो कानूनी जो संबंध है, कानूनी संबंध का मतलब आप समझ सकते हो, बहुत सारी चीज़ें आपको बता सकते, इसमें बताते हैं। जैसे मान लो पुलिस वगैरह की जो चीज़ें हो गई वो किसके कंट्रोल में रहेंगी, तो राज्यों में किसके कंट्रोल में रहेंगी, केंद्र पुलिस जो होगी वो वर्तमान रूप से अगर देखा जाए तो किसके रूप में कंट्रोल में रहेगी। जैसे अगर देखा जाए जो राज्यों की अपनी खुद की पुलिस होती है, राज्यों की अपनी खुद की पुलिस होती है, लेकिन अगर हम ये कह दें जैसे तुम्हारा आरपीएफ होगा, रेलवे विभाग, तो रेलवे विभाग में भी पुलिस होती है, लेकिन वो जो पुलिस होगी वो राज्यों की नहीं होगी, वो तो केंद्र की होती है। तो पुलिस भी होगी, लेकिन कौन सी पुलिस किस क्षेत्र में जाएगी, केंद्र के कंट्रोल में जाएगी कि राज्य के कंट्रोल में जाएगी, तो वो विधायी संपत्तियों के अंतर्गत आ जाएगी। बात समझ पा रहे हैं, क्लियर। यहाँ प्रशासनिक का मतलब आप लोग समझ रहे होंगे, यानी अधिकारी वगैरह उनकी नियुक्ति कैसे की जाएगी, कौन करेगा, राज्य करेगा, केंद्र करेगा। तो कुछ क्षेत्र जो है वो केंद्र को करते हैं कुछ विषयों पर, और कुछ विषयों पर राज्य उनकी नियुक्ति करते हैं। तो यानी हम केंद्र और राज्य के बीच जब संबंध पढ़ेंगे तो कौन कितने प्रकार के संबंध है, 3 प्रकार के, विधायी संबंध, प्रशासनिक संबंध, वित्त संबंध। विधायी संबंध, प्रशासनिक संबंध, वित्त संबंध। और देखो यहाँ पर विधायी संबंध और प्रशासनिक संबंध जो तो ये भाग 11 में है, विधायी संबंध और प्रशासनिक संबंध भाग 11 में, लेकिन वित्त संबंध जो है वो भाग 12 में उसका वर्णन किया गया। तो विधायी संबंध कहाँ से कहाँ तक है, तो देख लो 245 से लेकर के 255 तक है, ये याद करना जरूरी नहीं लेकिन हमने बता दिया है। इसके अलावा प्रशासनिक संबंध कहाँ से कहाँ तक है, तो 255 से लेकर के 263 तक, क्लियर, समझ पा रहे हो कि नहीं। तो यहाँ तक आपको समझ में आएगा। आप पूछेगा कि केंद्र और राज्य के बीच कितने प्रकार के संबंध है, 3 प्रकार के। कौन कौन से, विधायी वाला है, प्रशासनिक वाला है और वित्त वाला है। विधायी और प्रशासनिक जो है तुम्हारे भाग 11 में है, और वित्त वाला जो है भाग 12 में है, क्लियर। अच्छा, अब यहाँ पे कुछ अनुच्छेद जो है जो महत्वपूर्ण है उनको देख लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पे देखो पहला जो है अनुच्छेद दिया गया कौन सा, अनुच्छेद 245, क्योंकि 245 से चालू हुआ है हमारा भाग 11। तो 245 में देखो क्या किया गया है, यहाँ पे देखो इसमें 245 में कानून निर्माण से संबंधित बात बताई गई। क्या कानून निर्माण से संबंधित बताई गई है, बात ये बताई गई है कि संसद जो है, हमारे देश की संसद भवन है, वो संसद देश के लिए कानून बनाएगी। किसके लिए बनाएगी, देश के लिए। तो देश के लिए अगर कोनो नया कानून, जैसे मान लो जीएसटी वाला आ गया नियम है, तो क्या जीएसटी का मतलब क्या है, एक कर, सब तमाम कर हटा करके टैक्स जो है तमाम प्रकार के। पहले क्या था, जब ये जीएसटी नहीं आया था तो जीएसटी का फुल फॉर्म होता है गुड एवं सर्विस टैक्स, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, क्लियर।
तो जीएसटी क्या था है, ये वास्तव में एक प्रकार का कर होता है। जैसे पहले की जो चीज़ें वस्तुएं थी उसमें अलग अलग टैक्स लगे रहते थे, केंद्र सरकार अपना अलग से टैक्स लगाती थी, राज्य सरकार अपना टैक्स लगाती थी, उसके बाद नीचे आते थे वो 3-4 प्रकार के टैक्स लग जाते थे, तो तमाम प्रकार के अलग अलग प्रकार के टैक्स लग जाते थे। ठीक, तो केंद्र सरकार ने क्या किया कि टैक्सों का जो वर्णन है हम एक कर देंगे, टैक्स एक प्रकार का रहेगा जिसको हम कहेंगे जीएसटी है। अब मान लो जीएसटी के संदर्भ में तो देश तो मान लो कानून बनाई दिनेश, अब मान लो राज्य पर बना देंगे, उत्तर प्रदेश में कह दो उत्तर प्रदेश जीएसटी है, बिहार में कह दो बिहार जीएसटी। तो केंद्र सरकार ने क्या किया संसद भवन में कि जीएसटी जैसे जो देश के संदर्भ में देश के हित के लिए जो तथ्य होंगे, जो बातें होंगी, जो नियम होंगे, कानून होंगे, उस पे कानून केवल कौन बना सकता है? संसद, देश के हित के लिए। उसके अलावा जो संसद है वो विदेशों से जुड़े हुए भी कानून बना सकती है। तो विदेश में कानून संसद कैसे बना सकती है? तो विदेश में भी देखो बना सकती है। आपको लग रहा होगा कि विदेश में कानून नहीं बना सकती, लेकिन बना सकती है। कैसे बना सकती है संसद विदेश में कानून? जैसे आप देखो, अगर सिर्फ विदेशी जो कंपनियां होती हैं, विदेशी कंपनियां जो भारत में आएंगी, उनके लिए नियम और कायदे कानून कौन बनाएगा? संसद ही बनाएगी। कौन बनाएगा? संसद बनाएगी। जैसे आप देखो यूट्यूब है, तो यूट्यूब के खैर अमेरिका का, यूट्यूब किसका है? अमेरिका का। अब अमेरिका यहाँ पे अगर यूट्यूब संचालित करेगी तो परमिशन किससे लेगी? केंद्र सरकार से। केंद्र सरकार परमिशन देगी कि भैया अगर तुम यूट्यूब हमारे यहाँ चला रहे हो, हमारे देश में तुम्हारी इतनी इनकम होगी, तो एक मतलब अब तुम अगर इनकम करोगे तो हमें इतना % टैक्स हमको तुम दोगे। ये नियम उनके ऊपर लागू करेंगे। और गाइडलाइंस में बहुत सारे नियम कायदे कानून लिख देते हैं कि हम जब चाहेंगे तो हम, अगर हमें तुम्हारी कंपनी का कार्य नहीं सही लगा तो अपनी कंपनी को, तुम्हारी कंपनी को यहाँ से हस्तांतरित भी कर सकते हैं, हटा भी सकते हैं, है ना। उसके अलावा ग्राहकों के लिए भी बहुत सारे नियम कायदे कानून लगा सकती हैं। बात समझ पा रहे हो? मान लो देखो विदेशी कंपनी है ऑडी वो चाह रही है कि भारत में आकर के अपना कार वगैरह बेचें, तो किससे परमिशन लेनी पड़ेगी? केंद्र सरकार से। तो विदेशों के लिए कानून जो है वो कौन बना सके? देश के लिए भी संसद बनाएगी, और कौन बनाएगी? विदेश के लिए भी संसद बनाएगी। मेरी बात समझ पाए? इसी तरीके से अगर विधानमंडल क्या करेगा, तो विधानमंडल राज्यों के लिए कानून बनाएगा। विधानमंडल किसके लिए बनाएगा? राज्यों के लिए कानून बनाएगा। लेकिन अब देखो, मान लो ये चीज समझ लो कि इस कोनो विषय आ गया, कोई ऐसा सब्जेक्ट आ गया जिसपे केंद्र ने भी कानून बना दिया, राज्य ने भी कानून बना लिया। अब तो दोनों में झगड़ा हो जाएगा कि हमने कानून बनाया, हमारा फॉलो करो। राज्य कहेगा मेरा फॉलो करो अपने राज्य के निवासियों से, केंद्र कहेगा हम इनसे बड़े राज्य से, तो मेरी बात मानो। तो ऐसा क्या किया गया कि संविधान निर्माताओं ने ध्यान दिया कि ऐसा करते हैं कि बंटवारा कर देते हैं, ताकि इन दोनों में, राज्यों में और केंद्र में झड़प ना हो जाए, है ना, बंटवारा कर देते हैं। तो उन्होंने क्या किया, कहते हैं कुछ विषय ऐसे बना देते हैं जो राष्ट्र हित के लिए विषय होंगे उनको अलग कर देते हैं, उस पर केंद्र केवल कानून बनाएगा, और जो राष्ट्र हित में नहीं है, नॉर्मल मुद्दे हैं, उन पे कानून को बनाएगा, केंद्र बनाएगा। और कुछ मुद्दे ऐसे रख देते हैं जिन पे केंद्र भी बना ले नियम और राज्य भी बना सकती है। मेरी बात समझ पा रहे कि नहीं? तो इसीलिए क्या किया गया, सूचियों का निर्माण किया गया। क्लियर? यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा कि 245 में कानून से संबंधित कानून निर्माण संबंधित बातें बताई गई हैं। ये संसद कानून केवल 2 लोग बना सकते हैं, संसद, विधानमंडल। संसद देश के लिए, विदेश के लिए संसद बनाएगी, और विधानमंडल राज्य के लिए बनाएगी। लेकिन यहाँ की बात करें 246 में, तो 246 में क्या किया गया, तो सूचियों का वर्ण है। अनुच्छेद 246 में क्या है, सूचियों का जो विषय दिए गए हैं, कौन कौन से विषय, कितने विषय होंगे। ठीक, कि बात समझ पा रहे हैं? यानी 246 में ये बताया गया है कि किन किन विषयों पर केंद्र सरकार नियम बना सकती है, और किन किन विषयों पर राज्य सरकार विषय बना सकती है, और किन किन विषयों पर, ठीक, दोनों लोग बना सकते हैं। तो यहाँ पे सूचियाँ दे दी गई। तो संविधान निर्माताओं ने सोचा कि ऐसा करते हैं, कुछ विषय बांट देते हैं। तो जैसे यहाँ पे देखो संघ सूची। संघ सूची का मतलब ऐसे विषय जिस पे केवल और केवल केंद्र सरकार नियम बना सकती है। जैसे रक्षा वाला, सैन्य विभाग, तो सेना का जो पूरा विभाग है पूरे देश का, ऐसे कोनो राज्य ना कि राज्य की अपनी अलग सेना हो, सेना केवल देश की है। तो सेना से जुड़ा हुआ सारे मामले, जितनी भी बातें होंगी वो सब केंद्र उस पर नियम बनाएगा। डाक विभाग, डाक ऐसे तो है ना कि उत्तर प्रदेश डाक लिखा होता, कहीं नहीं लिखा होता, भारत सरकार का वही हिस्सा होता है। रेल विभाग, तो ये सब जो देश हित के लिए बहुत जरूरी हैं, वो सारे के सारे संघ सूची में विषय रखे जाए। मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो ऐसे पहले जब संविधान हमारा बना हुआ था तो उस समय संघ सूची के टोटल विषय 97 थे। कितने थे? 97 थे। बाद में इनको बढ़ा करके 100 कर दिया गया। क्लियर? अच्छा, इसके अलावा राज्य सूची में कौन विषय आएंगे, तो ऐसे विषय जो राज्य सूची में, ऐसे विषय जो नॉर्मल राज्य के लिए आवश्यक हैं, है ना, और वो विषय केंद्र के लिए उतने जरूरी नहीं है। बात समझ पा रहे हैं? नहीं, राज्य भी अपने पास अगर से करेगा तो आराम से काम उसका हो जाएगा। जैसे पुलिस वगैरह जो आती है वो इसी राज्य सूची में आ जाएगा। मेरी बात समझ पा रहे हैं? कुछ छोटी मोटी यूनिवर्सिटियां जो हैं वो राज्य सूची के विषय में आ जाएगा। बात समझ पा रहे हैं कि नहीं? इसके अलावा देखो बहुत सारे जो पद होते हैं, जैसे कि आप देखो लेखपाल, ये सब भर्तियां वगैरह निकलती हैं कि नहीं, छोटी मोटी, तो वो राज्य सूची के विषय में आ जाएगा, है ना।
अन्य बहुत सारे मामले हैं वो राज्य सूची के विषय में आएंगे। तो टोटल शुरू में जो राज्य सूची में विषय रखे गए थे तो 66 रखे गए थे, बाद में इनको घटा कर दिया गया 61। क्यों किया गया अभी इसको हम बताएंगे, है ना। अच्छा, अब यहाँ पर आएंगे एक विषय और है समवर्ती सूची। तो समवर्ती सूची जो है ऐसे मतलब ये सूची है जिसमें केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है और राज्य सरकार भी बना सकती है। लेकिन एक चीज़ सोचो, अगर समवर्ती सूची में जो विषय होगा उस विषय में, मेरी बात समझना, हमने क्या कहा, समवर्ती सूची में जो विषय रख देंगे और वही विषय पर, ठीक, केंद्र सरकार भी नियम बनाई और राज्य सरकार भी नियम बनाई। मान लो समवर्ती सूची में एक विषय है परिवार नियोजन वाला, परिवार नियोजन मतलब जनसंख्या की वृद्धि कम कीजिए, है, ये समवर्ती सूची का विषय है। तो केंद्र सरकार अगर मान लो कही दी, केंद्र सरकार कही दे कि केवल 2 बच्चे ठीक हैं, हम 2 हमारे 2, नहीं कहावत है, हम 2 हमारे 2 लिखा रहता है वहाँ सरकारी हॉस्पिटलों के बाद में, है। और मान लो राज्य सरकार भी बना दी कि हमारे राज्य की जनसंख्या बहुत कम है और वो नीचे लिखवा दी हम 2 हमारे होने 2 तो अलग अलग विरोधाभास हो जाएगा कि नहीं, तो ये गलत बात हो जाएगी। तो ऐसी स्थिति के लिए क्या हो जाएगा, मान उसी की बात होगी, किसकी बात होगी, केंद्र सरकार की। जैसे मान लो अगर राज्य सरकार ने ऐसा विषय बना लिया, जैसे देखो यूपी में क्या होती है अक्सर, तो कोई बार परीक्षा बगैर परीक्षा दिए विद्यार्थी लोग पास हो गए, तो मान लो यूपी की सरकार सोचे कि ऐसा करते विद्यार्थियों को जब हम परीक्षा नहीं ली तो विद्यार्थी बहुत खुश हुए हैं, और अगर हम हर बार परीक्षा नहीं लेना इसे प्रमोट करते हैं तो विद्यार्थी खुश हुए हैं, और वो फिर जब चुनाव ना हुए तो वोट हमारे दिए हैं। तो ये कब नियम बना दे कि ऐसा करते हैं कि 10th क्लास के विद्यार्थी बगैर परीक्षा दे पास होंगे, है ना, बगैर परीक्षा। जो विद्यार्थी चाहे वो परीक्षा दे सकता है और जो ना चाहे नहीं, तो राज्य सरकार, केंद्र सरकार तुरंत उस पर नियम बनाएगी कि ऐसा तो हो नहीं सकता, ऐसे तो तुमका दायन का तैयार कर दोगे विधान की फौज में, तो पढ़ेंगे नहीं कुछ 10 तक, है। तो केंद्र सरकार अपना नियम लाएगी, तो माना किसका जाएगा नियम, केंद्र सरकार का। मेरी बात समझ पाए, यानी अगर ध्यान से देखो तो संघ सूची में जितने विषय हैं वो तो केंद्र के हाथ में आ ही करें, लेकिन अगर आप ध्यान से देखो कि समवर्ती सूची के भी जो विषय हैं वो भी केंद्र के हाथ में है। अगर राज्य ने उस पर नियम कायदा कानून बनाया है और केंद्र ने भी बना दिया तो माना किसका जाएगा, केंद्र का। मेरी बात समझ पाए। इसलिए जैसे अगर देखो वन विभाग का मतलब समझते हो आप लोग, हमारे भारत में कितना, किस प्रदेश में कितना वन होना चाहिए, ये जो विभाग है ये वास्तव में समवर्ती सूची में, पहले राज्य सूची में था, पहले किस में था, ये राज्य सूची में। अब बाद में हुआ का केंद्र ने देखा कि अरे ये तो राज्य लोग हैं, इनको इसमें बाउंडेशन नहीं लगा रहे हैं, जितना बना हो तो वन कटवा देते हैं, ऐसे तो पूरे भारत के पेड़ वेड़ कट दिए। तो उन्होंने क्या किया, संघ सूची ने क्या किया कि राज्य सूची के कुछ जो विषय आए, जैसे यहाँ पे 66 थे पहले और फिर 61 बचे, तो राज्य सूची के कुछ विषय पकड़े, अब पकड़ करके उनको क्या कर दिया कि तुम तो नियम बनाते हो और ये विषय जो है, कुछ जो विषय हैं वो कानून के लिए महत्वपूर्ण है, मतलब देश के लिए महत्वपूर्ण, जैसे वन विभाग जो है देश के लिए तो महत्वपूर्ण होगा, वन नहीं होगा तो फिर दिक्कतें हो जाएंगी। तो क्या किया कि इनको के संघ ने डायरेक्ट संघ सूची में नहीं जोड़ा, क्योंकि डायरेक्ट अगर संघ सूची में जोड़ेगा तो भाई से पहले इनके पास कम रहा है, 66 विषय रहा है, और राज्य विद्रोह कर देते कि हमारे पास 66 है वो तुम ले रहे हो। तो क्या किया, केंद्र सरकार ने उन विषयों को उठाया जो राष्ट्र के लिए उनको महत्वपूर्ण लग रहे थे और उठा करके उनको समवर्ती सूची में भेज दिया। तभी समवर्ती सूची व पहले 47 थे, बाद बढ़ गए। बात समझ पा रहे कि नहीं। और जब भेज दिया तो इससे हुआ क्या कि राज्यों को ज़्यादा पैसा भी नहीं लगा कि हाँ हम तो कानून इस पर बना ही सकते हैं, लेकिन क्या हुआ कि केंद्र को अगर लगा कि हम उस पर कानून बनाएंगे तो माना कौन जाएगा, केंद्र वाला। तो यानी इधर देखो कि मतलब उन्होंने अपना चाल भी चल दिया, उनको राज्यों का कुछ विद्रोह करने का कोई वही भी नहीं हुआ। बात समझ पा रहे कि नहीं, ठीक। तो समवर्ती सूची में 47 विषय थे, बाद में बढ़कर के 51 के करीब हो गए, है ना। बात समझ पाए। अच्छा अब इधर देखेंगे तो यहाँ तक समझ पाए। 246 में क्या है, तो विषय दिए गए हैं। 247 में क्या, अतिरिक्त न्यायालय। अतिरिक्त न्यायालय ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन लिखा दिया अतिरिक्त न्यायालय में क्या, मान लो केंद्र और राज्य के बीच में झड़प होगी तो इस न्यायालय में वो सुलझा जा सकती है ना, ये उतना महत्वपूर्ण नहीं है, इसको हम छोड़ देते हैं, ठीक। आता भी नहीं एग्जाम वगैरह में, ये वाला महत्वपूर्ण। 248 अनुच्छेद 248 अवशिष्ट विषय, इसका मतलब क्या है। देखो सोचिए कि जब हमारे देश का संविधान जिस समय बनाया गया था या बन रहा था उस समय, है ना, अंबेडकर साहब या अन्य लोगों ने जो बनाया था, तो उस समय क्या जो वर्तमान की परिस्थितियां हैं और उस समय की परिस्थितियां बिल्कुल सेम रही होंगी, नहीं रही होंगी। उस समय की परिस्थितियां अलग थी, वर्तमान समय की परिस्थितियां अलग हैं, और आज के 50 साल बाद की परिस्थितियां अलग होंगी। उस समय जब जिस संविधान बनाया गया था तब देखो कहीं ये मोबाइल वगैरह कहीं इतना डेवलप था नहीं था, यूट्यूब वगैरह कहीं था नहीं था। बात समझ पा रहे हैं, जितनी टेक्नोलॉजी वाली चीज़ें हैं, ठीक है, नहीं थी। परमाणु बम ये सब थे क्या, नहीं थे। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, इन सब चीज़ों का विकास हुआ। और जब विकास हुआ तो मान लो अब अगर देखो तुम मान लो फेसबुक चला रहे हो, बढ़िया तुम चला रहे हो कटर बटर, इधर कुछ भी अपना दोस्त से बात कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, और किसी ने तुम्हारे फेसबुक अकाउंट को हैक कर लिया। अब अगर वो हैक कर लिया तो अब वो एक तो क्राइम हो गया, क्या हो गया, क्राइम हो गया। लेकिन अब इस विषय को, ये फेसबुक वाला हो गया या मान लो यूट्यूब में से जुड़ी हुई कोई बातें हो गई या अन्य चीज़ें समझ लो, जैसे परमाणु हमले वाली, ठीक है, परमाणु वाली, तो जो जब संविधान नहीं बना था तो जो नए नए विषय आए हैं, जो नए नए विषय डेवलप होंगे
उन डेवलप विषयों को उस पर कौन कानून बनाएगा, तो उसके लिए एक ये जगह खाली रख दी गई थी, अवशिष्ट विषय 248। वो लोग देखो उस समय 1947 के समय जब हमारा देश आज़ाद हुआ, तब के समय जो संविधान बनाया जा रहा था उसके बाद में, तो सोचो उस समय उन्होंने इतनी लंबी खोपड़ी लगाई कि देखो समय, ये संविधान तो रहेगा, हम लोग रहे ना रहे, परिस्थितियाँ भी बदलेंगी हैं, लेकिन संविधान को ऐसा बनाना है कि ये चाहे कई 100 साल तक चलेगा, ये जब तक चलेगा तब तक इसके नियम फॉलो की जाए। तो इन्होंने क्या किया था कि अवशिष्ट विषय में यहाँ पे खाली सूची छोड़ दी थी, ऐसे खाली सूची इसमें छोड़ दी थी। और क्या कहा कि भैया आगे की जितनी भी सूचियाँ या विषय आएंगे, आगे के जितने भी विषय आएंगे वो अनुच्छेद 248 के तहत, जैसे साइबर क्राइम का मतलब आपको हमने बता दिया है, कंप्यूटर वगैरह कोई अगर हैक कर ले रहा है आपका, उसमें आपके पर्सनल अकाउंट है, पर्सनल चीज़ें हैं, फोटोज़ वगैरह रहती हैं कि नहीं, तो ये भी क्राइम है। तो किस में जाएगा, किस केंद्र के पास जाए कि राज्य की सूची में विषय होगा कि समवर्ती सूची में, तो किसी में नहीं। इसके लिए अलग से बना दिया गया है कि जितनी भी नई नई चीज़ें डेवलप करेंगी वो सब इसी में आकर पटक दी जाएंगी। इसरो में क्या बढ़िया चीज़ है, रॉकेट लॉन्च करते हैं, तो उस समय जब भारत आज़ाद नहीं हुआ था तो कई रॉकेट की स्थिति थी, खाने के तो लाले पड़े हुए थे। तो धीरे धीरे जब विज्ञान विकास किया तो जो नई चीज़ें आएंगी वो सब की सब इसी अवशिष्ट विषय में आकर के जुड़ जाएंगी। और एक बात और कह दिया कि अवशिष्ट विषय में जितने भी नियम कायदे कानून बनाएगी वो केंद्र सरकार ही बनाएगी। कौन बनाएगी? राज्यों के हाथ में कुछ नहीं होगा। ये क्लियर? तो देखो केंद्र सरकार वैसे भी पा रही है, यहाँ तो बना ही सकती है, यहाँ बना सकती है। और देखो एक जो नहीं है राज्य सूची वाला, ये वो वही छीन लेंगे है। ठीक, देखो कैसे भी बता रहे हैं आपको। तो 245 आपको पता हो गया। 245 में क्या है आपको मालूम है, कानून निर्माण संबंधित है। 245 के बाद 246 क्या है, विषय बताए गए हैं। कौन कौन से विषय बताए गए हैं? राज्य के लिए, केंद्र के लिए, समवर्ती दोनों सूचियां हैं, वो विषय बताएंगे। 246 हो गया। 47 उतना महत्वपूर्ण नहीं है, चाहो तो अपना याद कर सकते हो, अतिरिक्त न्यायालय है 47 में। 48 में क्या, अवशिष्ट विषय है। 48 में क्या बताया गया, अवशिष्ट विषय। अब यहाँ पे दुई जो अनुच्छेद है ये बिल्कुल याद रखना आपको, इंपॉर्टेंट में डाल लीजिए। 249 और 250 ये बिल्कुल याद रखना आपको, 100% इनको याद रखना है। 249 250 इनमें से याद रहे तो कोनो दिक्कत नहीं, ये विषय के रूप में याद रहेंगे, ठीक है। 249 250 में क्या है, तो 49 में ये बताया गया, देखो अगर मान लो जो राज्यसभा, क्योंकि हमें पता है संसद के 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। राज्यसभा में हमने आपको पढ़ाया था कि राज्यसभा में सब पढ़े लिखे लोग रहते हैं, समझदार लोग रहते हैं, इसमें शिक्षितों का ही सदन उसको बोलते हैं। तो मान लो कोनो विषय ऐसा है जो कि राज्य सूची का है, और राज्य सूची में कितने विषय, 61। और यहाँ पे जो बैठे लोग विशेषज्ञ, उनको लग गया कि राज्य सूची का जो ये विषय है, इस पार्टिकुलर विषय है, ये विषय अब वर्तमान समय में देश के लिए बहुत जरूरी है। कैसे जरूरी है? देश के लिए बहुत जरूरी है। ऐसे लग गया, उनको लग गया कि इस समय देश की ऐसी स्थिति है कि राज्य सूची के जो विषय हैं उनका कंट्रोल जो है वो संसद में आ जाना चाहिए। तो ऐसा अगर इनको लगा कि राज्य सूची का कौनो विषय जो कि राज्य के लिए बहुत जरूरी है, तो क्या करेंगे, जो राज्यसभा के जो सदस्य हैं, अगर वे राज्यसभा में 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित कर दें कि राज्यसभा का ये विषय है और ये विषय बहुत जरूरी है राज्य देश के लिए, तो अगर ऐसा पारित कर दें तो राज्यसभा से वो विषय छीन लिया जाएगा। और वो विषय जा करके उस पर कानून कौन बनाएगा? केंद्र बनाएगा। मेरी बात समझ पाए? तो पहले केंद्र इतने सब ले रहा है, ये सब केंद्र के, ये सब केंद्र के तो है। अब बाकी जो 61 बचे हैं, अब वहाँ से केंद्र का छीन के दे सकता है। कौन दे सकता है? अनुच्छेद 249। कौन दे सकता है? 249। लेकिन एक चीज सोचो, अगर मान लो जब वर्तमान समय में बीजेपी की सरकार है, ज़्यादातर जो सांसद हैं लोकसभा और राज्यसभा में बीजेपी के ही हैं, और राज्यसभा में उन्हें बैठे लगा कि केंद्र को ज़्यादा पावरफुल कर दिया जाए, तो धीरे धीरे वे क्या करने लगे, ऐसे करने लगे कि मान लो पहले 66 रहा विषय, फिर अब 61 रह गए। अब क्या करें कि धीरे धीरे विषय 2/3 बहुमत लाना है, और 2/3 मत के द्वारा धीरे धीरे जो राज्य के विषय हैं वो केंद्र का दे चले जाए। तो ऐसे तो राज्य के विषय धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगे, नहीं समाप्त हो जाएंगे, फिर राज्य की कोनो अहमियत नहीं रह जाएगी, है ना। और इसका मिसयूज हो सकता है बहुत ज़्यादा। तो हुआ क्या, जो अब ये आप लोग सोच सकते हो कि उस समय के जो नेता लोग थे कितने समझदार थे। उन्होंने कहा कि जो ये नियम आएगा इनका 249 के तहत कि राज्य का कोनो विषय पर अगर केंद्र कानून बनाना चाहता तो बना सकता है। राज्य सूची के किसी विषय पर अगर केंद्र बनाना चाहता है तो बना सकता है। कैसे? अगर राज्यसभा 2/3 बहुमत से ये प्रस्ताव को पारित कर दे तो। लेकिन ये हमेशा के लिए नहीं हो सकता। ये वर्तमान यानी उस तत्कालिक परिस्थिति को देख करके अगर पारित हुआ तब तो बना सकते हैं, लेकिन ये केवल और केवल उनका जो प्रस्ताव है यानी वो नियम उस विषय पर बनाने के लिए केवल 1 साल के लिए वैलिड होगा। बात समझ पर? जैसे 1 साल समाप्त तो जोन विषय ये यहाँ से राज्य सूची से निकल करके केंद्र को मिल गया था वो फिर से राज्य सूची को मिल जाएगा। मेरी बात समझ पा रहे हैं? नहीं तो ऐसे अगर करते तो धीरे धीरे एक घटत जाते हैं और राज्यों का काम खत्म हो जाता, सब कुछ केंद्र अपने कंट्रोल में लेता है, तो मुख्यमंत्री का कोनो औचित्य ही नहीं रह जाता ना। तो ये बात आपको यहाँ पे समझना है, ठीक। तो यानी अगर आपसे कोई कह दे कि बताइए
क्या राज्य सूची के जो विषय हैं उन पर, है ना, केंद्र कानून बना सकती है? बिल्कुल बना सकती है। आप कह दो कब बना सकती है? तो अनुच्छेद 249 के तहत केंद्र को ये पावर दी गई है कि अगर राज्यसभा के 2/3 बहुमत के द्वारा ये प्रस्ताव पारित कर दिया जाए कि राज्य सूची का यह विषय देश हित के लिए जरूरी है और उस पर कानून संसद बनाएगी, तो वो विषय जाकर के किसको दे दिया जाएगा? केंद्र को। और ये वैलिड कितने साल के लिए रहेगा? 1 साल। लेकिन एक और देखो, अनुच्छेद 250 क्या बताता है? 250 क्या बताता है कि मान लो कोनो ऐसी परिस्थिति आ गई कि देश पर विकट समस्या आ गई, है ना, आपातकाल की स्थिति आ गई। आपातकाल की स्थिति का मतलब किसी विदेशी देश ने भारत पर आक्रमण कर दिया, है ना, या फिर भारत के अंदर कोई विद्रोह हो गया, तो ऐसी स्थिति क्या होगी? आपातकाल की स्थिति होगी। अगर आपातकाल की स्थिति आ गई तो आपातकाल की स्थिति में भी राज्य सूची के जितने विषय हैं सब विषय पर केंद्र सरकार जो है अपने कंट्रोल में उनको ले लेगी। आपातकाल की स्थिति अगर आएगी तो आपातकाल की स्थिति में भी राज्य सूची के सभी विषयों पर कानून कौन बनाएगा? केंद्र सरकार। तो दुई अनुच्छेद 250 और 249 में जो केंद्र सरकार है वो राज्य सूची के विषय पर मतलब कानून बना सकती है, लेकिन ये तब बना सकती है जब राज्यसभा इसको 2/3 बहुमत से पारित करा दे। लेकिन 250 में क्या आपातकाल अगर लग जाएगा तो फिर क्या किसके पास पावर चली जाएगी? केंद्र के पास। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको ये अनुच्छेद समझ में आए होंगे। इसके बाकी के जो भाग 11 के बचे हुए हैं उनको हम कल के वीडियो में समझेंगे। आज के लिए इतना ही, ठीक।